जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका EDU फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज है 26 जनवरी और यानी कि गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में डेली करंट अफेयर पॉइंट्स और उससे संबंधित कुछ स्टैटिक जीके जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, देखते हैं क्या क्या हैं फैक्ट्स और पॉइंट्स। तो आज है गणतंत्र दिवस। 2023 में भारत जो है अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में भारत इस वर्ष अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और अगर बात करते हैं 26 जनवरी 2023 को, तो इस वर्ष की जो परेड है और कुछ अन्य सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन इस बार कर्तव्य पथ पर किया जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि इस बार क्या किया जा रहा है, जो राजपथ था उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। बाकी डिटेल क्या है इसके आगे देखेंगे। 26 जनवरी 1950 को इस क्या हुआ था कि इसी दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1930 को ऐसा हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और ब्रिटिश सरकार के शासन को खारिज कर किया था उन्होंने। तो इसलिए भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इस दिन को याद रखने के लिए। तो ये कुछ था स्टैटिक्स। बाकी आगे देखते हैं। एक यहाँ पर नाम दिया गया है बालकृष्ण दोषी। तो ये मशहूर आर्किटेक्ट हैं, यानी कि जो कह सकते हैं वास्तुकार हैं। तो इनके बारे में क्या न्यूज़ है वो देख लेते हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है और इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए और उनके कामों के लिए उन्हें 1995 में वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया, यानी कि वो था आगा खां पुरस्कार। तो इससे इन्हें सम्मानित किया गया। 2018 में इन्हें कृतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया जाता है, जो वास्तुकला के क्षेत्र में अपने आप में सबसे अच्छा या प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और इस तरह का जो पुरस्कार पाने वाले या पहले भारतीय वास्तुकार बन गए हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2022 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पद्मश्री से भी इससे पहले सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में इन्हें एक और पुरस्कार मिला, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट या रॉयल गोल्ड मेडल से भी ये सम्मानित किए गए। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान रखना है। इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें देखी थी। आज हम कुछ इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर और नई चीज़ें अपडेट हुई हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है। वो क्या है कि 2018 से इसे मनाया जाता है और इसे 3 दिनों के लिए तब से मनाना शुरू किया गया और 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 2023 का विषय क्या था, तो विषय यहाँ पर था निवेश एवं रोजगार। और इस वर्ष पहली बार जनभागीदारी के साथ मनाया गया, यानी कि लोगों की भागीदारी को यहाँ पर एक सम्मिलित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है निवेश और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना है। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था और इससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था और इस दिन को क्या किया गया, नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। अब देख लेते हैं मामजा जांगबो नदी। तो यह क्या है, मामजा जांगबो नदी एक रिसेंटली चर्चा में रहा है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें है क्या कि भारत, नेपाल और तिब्बत के ट्रांजैक्शन के करीब ये नदी है, जहाँ पर चीन के द्वारा एक नए बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो इसलिए यह जो नदी है ये चर्चा में है। और इसमें क्या है कि यह नदी गंगा की सहायक नदी है और गंगा नदी में शामिल होने से पहले यह नदी नेपाल के घाघरा या कर्नाली नदी में बहती है। कहीं कहीं उसको घाघरा कहते हैं, कहीं कहीं पर उसी को कर्नाली कहा जाता है। ये वहाँ के क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब यहाँ पर दिया गया है S20 शिखर सम्मेलन। तो S20 शिखर सम्मेलन, इसके साथ ही युवा 20 शिखर सम्मेलन, जिसे हम यूथ 20 शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और भारत इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या हैं, छोटे छोटे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, तो इनको भी साथ में आपको ध्यान रखना है। इसके आयोजन की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान है
जो बेंगलुरु में स्थित है, तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ पर दिया गया है कि 30 से लेकर के 31 जनवरी को पुडुचेरी में ये आयोजित किया जाएगा। और भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ इसमें क्या होगा कि देश भर में युवा 20 शिखर सम्मेलन की तर्ज पर विज्ञान से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए S20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जब क्वेश्चन बहुत डीपली टफ बनाएगा तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। फिर यहाँ पर असम की कुछ न्यूज़ दी गई है, यानी कि चराईदेव मोइदम्स, ये हैं पिरामिड, यानी कि ये जो आप डोम देख पा रहे हो तो ये पिरामिड है। इसके बारे में क्या न्यूज़ है, क्या खास है, इसे देखते हैं। तो ये असम में स्थित है और इसका संबंध है अहोम साम्राज्य से, यानी कि जो अहोम युग था तो वहाँ पर कुछ क्या थे, ये साम्राज्य वाले थे, तो ये शाही परिवार था। तो जो यहाँ पर आपने देखा तो ये क्या है, शाही परिवार जो था अहोम साम्राज्य का, उसका ये कब्रिस्तान है, या कह सकते हैं यहाँ पर वो लोग यहाँ पर दफन किए गए थे, उनकी समाधियाँ टाइप की यहाँ पर हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि इस स्थल को 2023-24 के सांस्कृतिक श्रेणी में चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए भारत का एकमात्र नामांकन है, जो हाल ही में सरकार के द्वारा करके यूनेस्को के पास भेजा गया है, यूनेस्को को या फिर दिया गया है। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में है। बाकी चीज़ें हो सकता है इसमें करंट में पूछ ले, और ये कब जब शामिल कर लिया जाएगा तब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तब तो याद ही रखना है। फिर यहाँ पर है अमेजन एयर कार्गो सेवा। तो अमेजन एयर कार्गो सेवा क्या है, ये अभी हाल ही में शुरू की गई है। तो अमेजन ने डिलीवरी में तेजी लाने के लिए भारत में पहली बार एयर कार्गो से सेवा शुरू की है। तो जब पहली बार कोई चीज़ होती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इसे हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, जहां 2 बोइंग यानी कि एक है 737 और एक है 800, इन विमानों को तैनात किया जाएगा। अब अमेजन की बात करें तो ये अमेजन क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनी स्टार्टिंग में थी, अब तो बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है और अपना क्या विस्तार कर रही है। इनके सीईओ की बात करें तो वर्तमान में इसके सीईओ हैं एंडी जेसी, और इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में वाशिंगटन यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई थी। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर विक्रम क्रेडिट कार्ड। विक्रम क्रेडिट कार्ड क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो किसके लिए लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर तिरंगे का प्रयोग किया गया 3 रंगों का। बाकी चीज़ें क्या हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर लिखा हुआ, तो देखते हैं किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये क्या है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये लॉन्च किया गया या फिर शुरू किया गया। इसमें है क्या कि भारतीय सेना और अर्धसैनिक और पुलिस बलों के जो सदस्य हैं उनके लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके उद्देश्य की बात करें तो सैनिकों को क्रेडिट की ज़रूरतों को पूरा करना है इसका उद्देश्य। ये कौन क्या है आपका विक्रम क्रेडिट कार्ड। चलिए आगे देखते हैं। आगे न्यूज़ है प्रोफेसर भरत भास्कर के साहब के बारे में। तो ये कौन है या इनके बारे में क्या है, तो ये प्रोफेसर इनके सामने लिखा है, तो प्रोफेसर तो है ही हैं। ये अभी हाल ही में IIM जो अहमदाबाद है उसके परिप्रेक्ष्य में न्यूज़ आई है। 1 मार्च 2023 से ये 5 साल के लिए जो IIM अहमदाबाद है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा या नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 मार्च से। अगर वर्तमान में बात करें ये कहाँ पर हैं, तो IIM जो लखनऊ है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, वहाँ पर ये सूचना प्रौद्योगिकी और प्रणाली विभाग के ये प्रोफेसर हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर दिया गया है अमर एकुशी बोई मेला। तो ये मेला क्या है, किस तरीके से, कहाँ पर है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जो इन्फॉर्मेशन है हमारे एक पड़ोसी देश के बारे में है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस मेले की। तो ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा तथा सबसे लंबा पुस्तक मेला है, यानी कि सबसे बड़ा है और लंबे समय तक चलता है। इसका उद्घाटन किया जाएगा 1 फरवरी 2023 को वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आगे की न्यूज़। आगे है कि भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ या फिर इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्या है,
फर्स्ट इंडियाज स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस है, ये आयोजित की गई और इसका मतलब था इनोवेशन स्केलेबल सिक्योर, दैट्स इज द इंडिया स्टैक ग्लोबल। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में क्या किया गया कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अब जब नई दिल्ली में इनका आयोजन हुआ तो इसमें इसका उद्देश्य क्या रहा, तो देश के भीतर तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय डिजिटल सामानों को अपनाने में इसका वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इससे पहले क्या हुआ कि कोविड-19 जो था उसके बाद में भारत डिजिटल प्रौद्योगिकी में अग्रणी देशों में से एक के रूप में उभरा, दुनिया में लोगों के सामने आया कि वो डिजिटल क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। और उन्हें और विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आईटी मंत्रालय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर दिया गया है प्रभा अत्रे के बारे में। तो प्रभा अत्रे जी कौन है, ये गायिका हैं, एक मशहूर गायिका हैं। अब देख लेते हैं इनके बारे में। तो ये क्या है कि इनका संबंध किससे है, तो किराना जो घराना है उससे इनका संबंध है और भारत सरकार के द्वारा इन्हें तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 3 पद्म पुरस्कार कौन से हैं, तो पहला 1990 में मिला इन्हें पद्मश्री, फिर इसके ऊपर जो एक श्रेणी आती है 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला और 2022 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया, यानी कि सम्मानित किया गया। और फिर इसके बाद में सबसे टॉप पर आता है आपका भारत रत्न, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि अभी इन्हें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, तो इसे ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया साहब के बारे में, क्योंकि इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक अवार्ड है वो इन्हें प्रदान किया गया है, यानी कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये हैं कौन, इसके बारे में कुछ स्टैटिक देखते हैं। तो इनका संबंध बांसुरी वादन से है, जो आप देख पा रहे हो। अब देख लेते हैं इनके संबंध की बात करें तो ये बांसुरी वादक है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और 1992 में इन्हें पद्म भूषण और 2000 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया और ये बांसुरी बजाते हैं, इनका वाद्य यंत्र है। अब देख लेते हैं ओप्पो इंडिया तथा CSC के बारे में। तो ओप्पो इंडिया क्या है, एक कंपनी है, तो आप जान के जो बाहर की है, और एक इसकी फ्रेंचाइजी जो इंडिया, तो ओप्पो उसको क्या नाम दिया गया, ओप्पो इंडिया। और उसके साथ में क्या है, भारत की क्या है, एक कंपनी है या फिर संस्था है कॉमन सर्विस सेंटर। तो इसके साथ मिल करके क्या करेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो ओप्पो इंडिया और भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर ने घोषणा की है क्या, कि देश में साइबर सुरक्षा और साइबर वेलनेस में जो 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे, ये दोनों संस्थाएं मिल करके। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा समर्थित एक साइबर संगिनी कार्यक्रम था, शुरू किया गया था। तो इसी के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध शहरी महिलाओं को सशक्त बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब देखते हैं यहाँ पर एक नई न्यूज़ है और ये इंपॉर्टेंट है, आपके ऊर्जा से संबंधित है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना है। तो बहुत सारी इसमें सौर परियोजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, तो जिसमें से यह एक इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बारे में इम्पॉर्टेंट क्या है कि चंडीगढ़ के जो प्रशासक तथा पंजाब के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित साहब, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी अगर स्थिति की बात करें तो यह धनास झील है वो चंडीगढ़ में, वहाँ पर ये स्थापित की गई है और इसकी क्षमता है 2000 KWP और इसकी लागत लगभग आई है 11.70 करोड़ रुपए की है। अगर भारत में बात करें कि सबसे लंबी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है, मतलब कौन है, तो ये NTPC के द्वारा शुरू की गई, लॉन्च की गई और रामगुंडम तेलंगाना में स्थित है। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो ये 100 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब देखते हैं यहाँ पर नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल, तो इसका आयोजन कहाँ, नागालैंड में किया गया है। और हाल ही में नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया, इसमें क्या हुआ, बताया गया कि राज्य में संतरे से होने वाला जो राजस्व है हाल ही में लगभग 2 गुना हो गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के बारे में। तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है या मनाया गया।
अब देख लेते हैं यहाँ पर जो नागालैंड दिया गया है उसकी स्टैटिक्स के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है और 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पर 931 इसका लिंगानुपात बताया गया है और राजधानी इसकी कोहिमा में है। और ये जो आयोजन किया गया है ऑरेंज फेस्टिवल का, ये राजधानी जो कोहिमा है तो कोहिमा जिले के अंतर्गत ही किया गया है और साक्षरता दर यहाँ की 80.11% है। तो ये थी आज की कुछ यहाँ पर करंट पॉइंट और इसके साथ कुछ स्टैटिक जीके। तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पर्टिकुलर क्लास कैसी लगती है, क्या समझ में आता है और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हमें क्या क्या सुधार करने हैं, कंटेंट में और चीज़ें क्या क्या देनी है। तो मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।